डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो क्लास 11th के लिए प्राणी जगत, जंतु जगत का वर्गीकरण को देखेंगे। और वर्गीकरण में भी क्या कि जंतुओं का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग जंतुओं की आकार, आकृति, भिन्नता और उनके बीच क्या संबंध है, उनमें कोशिकीय व्यवस्था कैसी होती है, शारीरिक सम्मिति कैसी है, सीलोम का प्रकार क्या है ना, और पाचन तंत्र कैसा है, रुधिर परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं पहले से कि जीवों का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे कैसे जीवों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले परमाणु ये जुड़े तो अणु का निर्माण हुआ, अणु के जुड़ने से यौगिक बने, यौगिक के जुड़ने से कोशिकाओं का निर्माण हुआ, कोशिका के जुड़ने से उत्तक बना और उत्तकों के व्यवस्थित होने से अंग का निर्माण हुआ और ढेर सारे अंग आपस में जुड़ करके अंग तंत्र का निर्माण किए। अंग तंत्र का सामूहिक समूह जो है वो जीव का निर्माण करता है। ढेर सारे जीव के मिलने से जनसंख्या बनती है और जनसंख्याओं के मिलने से जैव समुदाय का निर्माण होता है। जैव समुदाय पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र का निर्माण करते हैं और अलग अलग तरह के पारितंत्र मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो परमाणु और अणु जो है वो नल्भिक स्तर है, यौगिक, कोशिका, ये सब जो है निम्न स्तर है, और आपका जैव मंडल और पारिस्थितिक तंत्र जो है जैव व्यवस्था के उच्च स्तर कहलाते हैं। प्राणी बहुकोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय भी बहुत सारे हैं। तो बहुकोशिकीय में भी कोशिकाओं की व्यवस्था एक समान नहीं होती है। अगर स्पंज को आप देखिए तो कोशिकीय स्तर का जीव है, ढेर सारी कोशिकाओं से सिर्फ बना हुआ है, इसमें उत्तक का निर्माण नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी स्पंज की अलग अलग कोशिकाओं अलग अलग कार्य के लिए व्यवस्थित होती है ना, यानी डिवीजन ऑफ लेबर उनमें पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं सीलोम का निर्माण करती है ना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो पाचन का काम करती है, पाचक रस का स्राव करती है। कुछ संस्पर्शक कोशिकाएं संस्पर्शक का निर्माण करती है। इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं जो है उसमें अलग अलग कार्य को संपन्न करती है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, ये सब जो है अंग बनते हैं। इनमें अलग अलग जैविक कार्य के लिए छोटे छोटे भाग मिल करके है ना अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। पाचन, श्वसन, अलग जीवों में जो है अंग तंत्र में जटिलता भी देखने के लिए मिलती है। जैसे प्लेटीहेल्मिंथ को अगर आप देखेंगे तो पाचन तंत्र में एक ओपनिंग पाया जाता है, मात्र एक ओपनिंग, जो मुख और गुदा द्वार दोनों का कार्य करता है। यानी हम लोग प्लेटीहेल्मिंथ के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र कह सकते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में मुख और गुदा द्वार दोनों होना चाहिए। इस प्रकार जीवों में रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक खुला रुधिर परिवहन तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि रुधिर हृदय से वाहिनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है और फिर हृदय में वापस आता है ना। और फिर ये शरीर के क्या होता है तो एक देह गुहा होता है, सारा रक्त जो है वही उड़ेल दिया जाता है। तो साइनस इसको कहते हैं, इसमें रक्त बहता है। हीमोसील कहते हैं इसे, इसमें रक्त बहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कहानी है, ब्लड को देह गुहा में बहना है। और अनेक साइनस जब मिलते हैं तो ये हीमोसील हो गया है ना, समझ गए। जैसे कि तिलचट्टा में ऐसा पाया जाता है, इसमें केशिकाएं अनुपस्थित होती है। बंद परिवहन तंत्र में क्या सिस्टम है तो यहाँ पर धमनी शिरा पाई जाती है। पूरे शरीर में धमनी शिरा के द्वारा रक्त परिवहन होता है। हृदय रक्त को पुश करने का काम करता है, पुल करने का काम करता है ना। केशिका भी इसमें उपस्थित होती है। तो बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं एनिलिडा, और जितने सारे कशेरुक होते हैं उसमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। एक शब्द है आपका, इसी के आधार पर वर्गीकरण करना है जंतुओं का, तो वर्गीकरण के आधार को ही हम लोग देख रहे हैं। तो एक है आपका सिमेट्री, सम्मिति,
ये क्या है? तो जंतुओं के शारीरिक अंगों के बीच जो होती है वो ज्यामितीय संबंध होता है, उसी को सममिति कहते हैं। अब ये जो सममिति होती है इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है द्विपार्श्व सममिति, इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इस तरह के जंतु को कैसे पहचानेंगे कि द्विपार्श्व सममित है? तो ऐसे जंतु को एक निश्चित स्थान से काटने के बाद वो दो बराबर भागों में बंट जाता है और दोनों भाग में समान कोशिका अंग पाए जाते हैं, समान तरह के अंग पाए जाते हैं, अंगतंत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य को आप काटिए, कहाँ से काटिएगा कि सभी में बराबर हिस्सा आ जाए? तो आप बीचों बीच बिल्कुल नाक के बीचों बीच से उसे सर के ऊपर से फाड़िएगा, है ना, तो पूरा शरीर दो हिस्से में पड़ जाएगा। दोनों हिस्से में एक एक हाथ एक एक पैर पड़ेगा, है ना। उसी तरह से पाचन तंत्र, उसी तरह से फेफड़ा भी एक एक पड़ेगा दोनों हिस्से में, यानी बराबर तरह से बट जाएगा। तो ये द्विपार्श्व सममित का पहचान है। तो हमारे स्तनधारी के अलावा मेढक, मछली, केचुआ, ये सब द्विपार्श्व सममित जीव हैं। एक होते हैं अरीय सममित। इनमें क्या होता है? तो जंतुओं के शरीर के केंद्र से, है ना, जंतु को दो से ज़्यादा बराबर भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, व्यवस्था अपूर्ण होती है, सभी कोशिकांग क्या कहते हैं, अंगतंत्र पाए नहीं जाते, इस वजह से ये दो से ज़्यादा बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे तारा मछली, स्टार फिश जिसको कहते हैं, 5 भुजा वाला आप देख रहे हैं, इसको आप 3-4 प्रकार से काटिए, सभी में बराबर हिस्सा आएगा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, सभी अरीय सममित जंतु कहलाते हैं। ठीक है, एक असममित है, भाई इसे कहीं से भी काटो ये दो बराबर भाग में बटेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि विकास के समय ही इसकी मूल सममिति जो है वो नष्ट हो जाती है। स्पंज है, घोंघा है, ये सब है। अब एक शब्द आपका है जनन सतह, जर्म लेयर, है ना। तो जनन सतह को ऐसे समझिए कि जब जीव का निर्माण होता है तो पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट विभाजित होकर के कोशिकाओं का समूह बनाता है। ये कोशिकाओं के समूह लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में 2 लेयर का निर्माण करते हैं और कुछ जंतुओं में 3 लेयर का निर्माण करते हैं। तो 2 लेयर वाले जंतुओं को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है और 3 लेयर वाले जंतुओं को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिप्लोब्लास्टिक का व्यवस्था दिखाए हैं। ये आपका एक्टोडर्म हो गया, है ना, और ये वाला अंदर वाला जो देख रहे हैं लेयर वो आपका एंडोडर्म हो गया। बीच में ये जो हिस्सा दिख रहा है लाल लाल वाला, एक लिक्विड जैसा रहता है, ये मीजोग्लिया के नाम से जाना जाता है। तो 2 लेयर है इसमें। अभी देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला एक्टोडर्म हो गया, बीच में कोशिकीय रचना दिख रही है लाल कलर में भी, तो ये मीजोडर्म हो गया, और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वो एंडोडर्म कहलाता है। तो ये 3 लेयर का व्यवस्था होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, ठीक समझ गए। एक्टोडर्म और में एक दोनों हो गया क्लियर। वही सबको यहाँ लिखे हैं आपका, है ना, और प्लैटीहेल्मिन्थ आपका, कॉर्डेटा, ये सब जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। अब आपका एक शब्द है सीलोम, है ना। सीलोम क्या होता है इसको जानेंगे। देह गुहा को सीलोम कहते हैं। देह भित्ति और पाचन नली के बीच में जो जगह रहती है ना, उसी को सीलोम कहते हैं। कुछ जंतुओं में दोनों के बीच में जगह पाई जाती है और कुछ में ये अनुपस्थित होते हैं। जैसे आप बकरी, पटरू, है ना, ये सबको कटते हुए अगर आप देखते हैं, है ना, चिकन लेने जाते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको लगेगा कि ये जब गोट के बच्चे को काट रहा है या गोट को ही काट रहा है, तो क्या देखेंगे कि बीच में लगता है कि सारा हमारा पाचन तंत्र वगैरह रखा हुआ था, बस उसको वहाँ से निकाल लिया है। तो वो जो खाली स्थान था जहाँ पर ये अंग व्यवस्थित थे, वो खाली स्थान ही देह गुहा कहलाता है ना। देह गुहा अगर मीजोडर्म से घिरा रहता है तो इसी को सीलोम कहते हैं, और सही रूप में यही सीलोम बनाता है। सीलोमेट, जिसमें सीलोम प्रेजेंट रहेगा उस तरह के जंतु को सीलोमेट कहते हैं। जैसे आपका एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है। कुछ जंतुओं में देह गुहा मीजोडर्म से घिरा नहीं होता है, लेकिन एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म के बीच में छोटी छोटी गोलाकार आकृति बिखरी रहती है। तो लगता है कि सीलोम है, लेकिन वास्तविकता में सीलोम होता नहीं है। तो इस तरह के जीवों को मिथ्या सीलोमेट कहते हैं, स्यूडो सीलोमेट जंतु कहते हैं। जैसे कि आपका एस्की हेल्मिन्थ, ये फिगर देखिए मिथ्या सीलोमेट का है ना।
लग रहा है कि ढेर सारा देह गुहा है, लेकिन वास्तविक रूप से एक भी नहीं है ना। और ये सीलोमेट वाला देखिए एक्टोडर्म है ना, मेजोडर्म और ये एंडोडर्म, और इसके बीच में ये जो गैप है ये सीलोम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये सीलोमेट में कहीं कोई बीच में गैप बना ही नहीं है ना। देखिए इसमें गैप बन रहा है यहाँ पर है ना, यहाँ गैप बन रहा है। और इस वाला में देखिए तो बीच वाला ये गैप नहीं है, गैप को बीच में होना चाहिए था, तो गैप बीच में है ही नहीं। तो ये एसीलोमेट जंतु है ना। तो तीनों तरह के जंतु को देखेंगे। एसीलोमेट में आपका प्लैटीहेल्मिन्थ है ना। इस तरह से हो गया। अब आपका एक वर्ड है सिगमेंटेशन है ना। इसको क्या कहते हैं? खंडीकरण। कुछ जंतु के शरीर बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से कई खंडों में बटे हुए हमको दिखाई देते हैं है ना। ऐसा व्यवस्था रहता है तो इसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिज्म कहा जाता है। ये केचुआ वगैरह में पाया जाता है। केचुआ को आप देखिएगा तो लाइनिंग दिखेगा उसके पूरे शरीर पर है ना, सेगमेंट दिखेगा। एक शब्द होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? तो जो वर्टिब्रेट होते हैं, कॉर्डाटा समूह के जीव होते हैं, तो जब वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं तो जहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है उस स्थान पर एक काला रॉड लाइक रचना दिखाई देता है भ्रूणीय व्यवस्था में, और बाद में यही आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तो जिसमें ये प्रेजेंट रहेगा उसे हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है उसको नन कॉर्डेटा कहते हैं। तो याद रखना है आपको, पोरीफेरा से लेकर के काइनोडर्माटा तक के जीव जो है वो नन कॉर्डेटा है, और इसके बाद जो है कॉर्डेटा आते हैं। अब देखिए जंतुओं का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं कितने भाग है। तो पहला पोरीफेरा है, ठोसिकीय स्तर का जीव है। दूसरा सीलेंट्रेटा, इसको निडेरिया के नाम से जानते हैं। तो ये अरीय सममिति को रखता है। टीनोफोरा भी अरीय सममिति को रखता है। उत्तक अंग प्रेजेंट होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ है, सीलोम इसमें प्रेजेंट है। द्विपार्श्व सममित है ना, सीलोम इसमें अनुपस्थित है। ठीक है ना, ध्यान देना है। और एस्कीहेल्मिन्थ में मिथ्या सीलोम पाया जाता है। और एनिलिडा सीलोम प्रेजेंट है, द्विपार्श्व सममित, सभी वही कहानी नीचे तक। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ से आपका कॉर्डेट हो गया है ना। ये हेमिकॉर्डेटा दोनों के बीच की कड़ी है। तो ये हम लोग देखें आपका किसका, तो क्या क्या आधार था वर्गीकरण का, उसको हम लोगों ने देखा। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आए चैनल से बने रहें, जुड़े रहें।